विधि लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आज बीएनएसएस की तीसरी क्लास कर रहे हैं। जैसा कि हमने अभी तक सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज को कंटिन्यू किया है और इसमें हमने 2(1)A से लेकर Q तक पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। ऑफेंस को एक बार फिर से बता देते हैं कि ऑफेंस की परिभाषा 2Q में दी गई है। ऑफेंस की परिभाषा, अपराध की परिभाषा बीएनएसएस की धारा 2(1)Q में दी गई है। मैंने इसकी एक ट्रिक भी बताई थी कि क्यों किया अपराध, अपने मन में ये भाव उत्पन्न होना, ठीक है। तो ये क्यों का जो भाव उत्पन्न होता है वो अपराध के लिए एक ट्रिक बनाई थी। तो क्यों में क्या है? अपराध है। अब अपराध का मतलब इसमें क्या है कि कोई भी ऐसा कार्य एक्ट करते हैं या ओमिशन या कोई कार्य का लोप करते हैं, तो कार्य या लोप अगर किसी इन्फोर्सबल लॉ के द्वारा, यानी कोई ऐसे कानून के द्वारा जो प्रवर्तनीय है वर्तमान समय में, उसके द्वारा पनिशेबल है, दंडनीय बनाया गया है किसी कार्य को या ओमिशन को, तो वो क्या होगा? अपराध होगा। एक लाइन में कि अगर कोई कार्य ऐसा हो या लोप हो जिसको किसी लॉ ने पनिश किया हो, उसके लिए पनिशमेंट की प्रावधान दिया हो, तो वो क्या हो जाएगा? अपराध। या फिर कोई ऐसा कार्य, एनी एक्ट, कोई ऐसा कार्य जिसे पशु अत्याचार अधिनियम 1971 की धारा 20 के अंतर्गत परिवाद किया जा सकता है, तो वो भी ऑफेंस है। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑफिस इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, थाने का भार साधक अधिकारी। थाने का भार साधक अधिकारी की डेफिनेशन 2(1)R में दे रखी है। 2(1)R में कहा गया है कि थाने का भार साधक अधिकारी या पुलिस इंचार्ज वो व्यक्ति होगा, वो पुलिस ऑफिसर होगा जिसको उस पद पे प्रोवाइड करा दिया गया हो कि भाई अगर पुलिस ऑफिसर को किसी ये तैनात कर दिया गया कि आपकी ये पद है, आपकी ये पोस्ट है कि आपको पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी बनाया जाता है, तो वो होगा भार साधक अधिकारी। या फिर अगर उसके एब्सेंस में थाने का भार, क्वेश्चन कहाँ उठता है, ठीक है, मैं हूं, मुझे थाने का भार साधक अधिकारी बना दिया गया तो मैं थाने का भार साधक अधिकारी बन गया, मैं हूं, ठीक है। लेकिन अगर पुलिस थाने का जो भार साधक अधिकारी है, जब वो एब्सेंस रहे, उसकी एब्सेंस में, वो एब्सेंस किसी वजह से हो सकता है, बीमार हो सकता है, आउट ऑफ स्टेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो अगर वो एब्सेंस है तो फिर थाने का भार साधक अधिकारी किसे माना जाएगा? प्रश्न यहाँ पे बनेगा। तो माना किसे जाएगा कि वहां उस थाने के कोई भी पुलिस ऑफिसर जो भार साधक अधिकारी से पद में नीचे का हो और कांस्टेबल की पंक्ति से ऊपर का हो। मतलब कांस्टेबल जो है वो थाने का भार साधक अधिकारी नहीं बन सकता है, कांस्टेबल से ऊपर या फिर पुलिस इंचार्ज से पद में जो रैंक में नीचे हो वही थाने का भार साधक अधिकारी एब्सेंस में होगा। या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर थाने का भार साधक अधिकारी हो सकता है अगर उसे स्टेट गवर्नमेंट निर्देश दे। मतलब कांस्टेबल भी थाने का भार साधक अधिकारी बन सकता है, लेकिन उसके लिए एक प्रोविजो है, क्या कि स्टेट गवर्नमेंट अगर निर्देश देगा तभी, ठीक है। ये हो गया ऑफिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन 2(1)R में। अब हमको R कैसे याद रखना है? देखिए, अब पुलिस ऑफिसर को R में ऑफिसर से भी कर सकते हो कि ये एक ट्रिक है, कुछ भी याद करने के लिए एक छोटी सी भी पॉइंट, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तो हमको अगर याद करने के लिए एक छोटी सी भी ट्रिक मिले, एक छोटा सा भी पॉइंट दिख रहा है, तो हम उससे भी मैच कर लें तो मुझे याद हो जाना है। तो जैसे इसमें मैंने ये सोचा कि जो ऑफिसर का R है ना, ऑफिसर का R, वही हम R ले रहे हैं कि ऑफिसर का R, ठीक है। ऑफिसर का R लिया तो क्या हो गया? ऑफिस इंचार्ज, ये तो हो गया, लेकिन ये सेक्शन किस में है? 1 के R में दे रखा है, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन भी हो गया। अब हम आते हैं पुलिस रिपोर्ट। क्या आते हैं? अब हमारे पास दो सेक्शन है, देखिए, एक है पुलिस रिपोर्ट और एक है पुलिस स्टेशन, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट और पुलिस स्टेशन। तो पुलिस रिपोर्ट का मतलब है कि कोई भी ऐसी रिपोर्ट, ठीक है, पुलिस रिपोर्ट का मतलब है कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा सेक्शन 193 के सब क्लॉज 3 के अधीन दी गई कोई भी रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट होगी। तो ये आपको याद रखना है, पुलिस ऑफिसर के द्वारा बीएनएसएस की धारा 193 की उपधारा 3 के अंतर्गत जो पुलिस रिपोर्ट देता है, किसको देता है?
मजिस्ट्रेट को देता है तो ये रिपोर्ट क्या होती है, ये रिपोर्ट होती है पुलिस रिपोर्ट। और पुलिस रिपोर्ट को याद करने की भी ट्रिक यही है कि लास्ट का रिपोर्ट का टी पकड़िए और ये टी आ गया तो हम देखें लाइन से लास्ट का आर पढ़ा और लास्ट का टी, ऑफिसर का आर, आर ट्रिक बनाना है, याद होना चाहिए। ट्रिक का मतलब आप भी बना सकते हैं ट्रिक, ऐसा नहीं हो सकता हो आपको इसमें मुझसे बेहतर कोई ट्रिक आ जाए, तो ट्रिक बनाना है। ये ट्रिक हमारी है कि हमको अब ये कैसे याद करना है कि आर में क्या है या ऑफिसर इंचार्ज किस धारा में है, तो ऑफिसर में आर आ रहा है लास्ट में तो आर में है, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट में टी आ रहा है लास्ट में तो टी में है। अब पुलिस रिपोर्ट पहले आएगा, पुलिस स्टेशन बाद में आएगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल चलिए पुलिस पुलिस सेम है, आर पहले आता है कि एस पहले आता है, पहले आर आता है, इसलिए पुलिस रिपोर्ट हमेशा पहले रहेगी। तो पुलिस रिपोर्ट पहले हुई तो पुलिस रिपोर्ट किस सेक्शन में है, सेक्शन 2(1) के टी में है। ये तो मैंने एक तुमको वो बता दिया आप लोगों को कि कैसे कैसे ये याद करना है कि टी से याद कर लेना है पुलिस रिपोर्ट। अब हमें पता है रिपोर्ट के बाद स्टेशन आता है, तो टी के बाद क्या आता है अल्फाबेटिकल में ABCDEFGHIJKLMNOPQRS टी के बाद यू, तो यू आता है तो पुलिस स्टेशन किस में दे दिया है, यू में दे दिया है। पुलिस स्टेशन में बस यही याद रखना है कि किस सेक्शन में पुलिस स्टेशन की डेफिनेशन दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक। लोक अभियोजक की जो डेफिनेशन दी गई है वो 2K1 के V में दी गई है, 2K1 के V में दी गई है। आपको याद करना पड़ेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, हमें याद करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। जैसे हमने आपको यहाँ पे बताया था ना, चार्ज को आपको याद करना पड़ेगा कि 2F में चार्ज है, तो हमको कुल मिलाकर भी कितने याद करने अभी मैं बता दूंगा। तो पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति अपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 18, इस अधिनियम की धारा 18 के अधीन जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं। या फिर एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मतलब कोई भी अन्य व्यक्ति जो इस तरीके के लोक अभियोजक के निर्देशाधीन काम करते हैं वो व्यक्ति भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाते हैं। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है, 2(1) के V में दे रखी है। अब हम देखिए यहाँ पे कल हम आ गए थे Q तक, अब R में आते हैं। हमने बताया R में क्या होगा, ऑफिसर, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, तो हम इसको शॉर्ट में लिख देंगे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। फिर एक छूट गया बीच में, देखिए किसी ने बताया भी नहीं, एक बीच में छूट गया हम लोगों का 2(1)S, R के बाद S आता है, यहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन, थाने का भार साधक अधिकारी, सेक्शन 2(1)R। ये आप लोग जो बैठे हुए हैं, आप लोगों को ABCD नहीं आती है, ABCD आती ही होगी, तो जब ABCD आती है तो अब ये बताए, मुझे मिस हुआ, अगर QR के बाद क्या आएगा, S आएगा, S कहाँ है, देखिए R के बाद T आ गया, किसी ने बताया, याद दिलाया, S सर जी S भूल गया, ये तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल लिखा था तो मुझे याद आ गया कि S मैंने पढ़ाया ही नहीं है। तो S से क्या है, S से है प्लेस, S से क्या है प्लेस। अब प्लेस यहाँ पे हम आते हैं, बता दे रहे हैं आपको, यहाँ पे कर दे रहे हैं, देखिए 2(1)S में दे रखा है, खाली हमको इसको याद रखना है कि S में किसकी डेफिनेशन है, बस ये इंपॉर्टेंट वाला नहीं है, ठीक है। इसमें दे रखा है प्लेस की डेफिनेशन। अब प्लेस को हिंदी में बोलते हैं स्थान, क्या बोलते हैं, स्थान। स्थान का S पकड़िए स और यहाँ पे S, यही ट्रिक है और कुछ नहीं, ट्रिक से ही याद होगा। S से S जोड़ा स्थान, तो S में क्या है, स्थान है, स्थान को इंग्लिश में प्लेस बोलते हैं, तो हमारा S भी हो गया। अब देखिए यहाँ पे आइए, ऑफिसर इंचार्ज हो गया, S में क्या है प्लेस है, क्यों, क्योंकि प्लेस को हिंदी में बोलते हैं स्थान, ये हमने ट्रिक से पढ़ा था। फिर T पुलिस रिपोर्ट, रिपोर्ट में T बाद में आता है ना, तो पुलिस रिपोर्ट हो गया। फिर पुलिस रिपोर्ट के बाद पुलिस स्टेशन हो गया, फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया, लोक अभियोजक की डेफिनेशन हो गई। यहां तक का हमारा काम हो गया। अब हमको 4 और डेफिनेशन पढ़नी है, W, X, Y, Z, इन चारों में वो डेफिनेशन पढ़नी है, तो इसको भी हम कर लेते हैं कंप्लीट। पहले देखिए याद करने का तरीका अब क्या है, अब हम थोड़ा सा
लाइन को चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे? अभी हम ऊपर से आ रहे थे ना, अब हम नीचे चलते हैं। कभी कभी नीचे से भी चलना चाहिए ताकि चीजें याद हों। तो हमारी जो डेफिनेशन क्लॉज है ना, उसमें सबसे लास्ट में, अगर किसी ने सीआरपीसी अच्छे से पढ़ रखा होगा तो उसको भी याद होगा, लास्ट में हमारा आता है वारंट केस, सम्मन केस, वारंट केस और बीच में विक्टिम आता है। तो क्या क्या आता है? पहले आता है सम्मन केस, यानी कि सम्मन मामला। ठीक है, क्या आता है? सम्मन केस यानी कि सम्मन मामला। सेक्शन 2K1K अभी किसमें है ये मैं बताऊंगा। और आपको ये भी याद होगा, सम्मन केस और वारंट केस के बीच में ही विक्टिम आता है। क्या आता है? विक्टिम, यानी कि PICTIM, विक्टिम यानी कि पीड़ित। ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद सम्मन हो गया, फिर विक्टिम हो गया, फिर आएगा वारंट केस, यानी कि वारंट मामला। अब हमको ये पता है, क्या हमको ये पता है कि वारंट केस जेड में है, सबसे लास्ट में वारंट केस वाला मामला है। तो ये हो गया हमारा 2K1K जेड में। जेड से पहले क्या आता है? वाई, तो 2K1K वाई में विक्टिम। वाई से पहले क्या आता है? एक्स, यानी कि ये एक्स में हो गया सम्मन मामला। तो अब हमारा ये 3 हो गया, सम्मन केस, वाई में विक्टिम और जेड में वारंट केस। बीच में डब्लू बचा, बीच में डब्लू बच गया कि डब्लू में क्या डेफिनेशन है, तो उसको भी अभी हम बता देंगे। पहले हम इन 3 चीजों को तो समझ लें कि सम्मन केस क्या है, पीड़ित कौन है, वारंट केस क्या है। देखिए, सम्मन मामला ऐसे अपराध होते हैं, सम्मन मामला ऐसे अपराध होते हैं जो वारंट मामला नहीं है, बस इतना ही बताया गया है। ऐसा अपराध जो वारंट मामला नहीं है, जो वारंट केस नहीं है, मतलब इसमें यह नहीं बताया गया है कि सम्मन केस क्या है। इसमें कहा गया सम्मन केस वही है जो वारंट केस नहीं होगा। तो हमको वारंट केस जानना पड़ेगा कि वारंट मामला क्या है। वारंट मामले में 3 चीजें कही गई हैं कि ऐसा ऑफेंस जो मृत्यु दंड से दंडनीय हो। किससे? मृत्यु दंड से। लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि आजीवन कारावास से दंडनीय हो, या फिर 2 वर्ष से अधिक कारावास, मोर देन 2 ईयर इम्प्रिजमेंट। मतलब वारंट केस का मतलब है कि अगर कोई ऐसा अपराध होता है जिसके लिए 2 साल से ज्यादा की इम्प्रिजमेंट या कारावास की सजा का प्रावधान है, या आजीवन कारावास का प्रावधान है, या मृत्यु दंड का प्रावधान है, तो वो वारंट केस होता है। और इसके अलावा जो भी केस होगा वो सम्मन केस होगा। तो ये डेफिनेशन में लिखा था। तो सम्मन केस का मतलब है 2 साल से दंडनीय अपराध या 2 से कम वर्ष से दंडनीय। ये हम उसका तात्पर्य निकाल रहे हैं कि सम्मन केस का मतलब हो गया ऐसा अपराध जो 2 साल के कारावास से दंडनीय हो या 2 से कम कारावास से दंडनीय हो, वो सम्मन मामला होगा। वारंट मामला 2 साल से ऊपर वालों का होता है। अब आते हैं विक्टिम कौन है। विक्टिम वो व्यक्ति होता है जिसको किसी दूसरे व्यक्ति के कार्य या लोप से, एक्ट या ओमिशन से क्षति पहुंची हो। ठीक है, क्या पहुंची हो? क्षति या नुकसान हुआ हो, ऐसा व्यक्ति विक्टिम माना जाता है। साथ ही साथ इस व्यक्ति का गार्जियन, ठीक है, या लीगल हायर्स, इसके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो भी क्या होते हैं? गार्जियन और लीगल हायर्स भी विक्टिम में आते हैं। यहां तक हो गया हमारा। अब बचा डब्लू। डब्लू में कुछ नहीं है, डब्लू में डिवीजन दे रखा है। क्या दे रखा है? सब डिवीजन। सब डिवीजन, ठीक है। सब डिवीजन का मतलब होता है, सब डिवीजन का मतलब होता है किसी जिले का डिवीजन, किसी डिस्ट्रिक्ट का डिवीजन होता है सब डिवीजन। बस खत्म। अब हम एक बार ये जो सेक्शन वाली क्लॉज है एक बार उंगलियों पे रिवीजन करते हैं। देखिए, आपको मेरे साथ आंख बंद करके उंगलियों पे रिवीजन करिए, आपको डेफिनेशन क्लॉज पूरी याद हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं
2(1) के ए में हमने बताया था ए को ए से जोड़िए, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, और ए आई भी मैंने कल एक ट्रिक बनाई थी, तो आई में क्या था, इलेक्ट्रॉनिक से ही रिलेटेड होगा। अगर ये ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है तो आई में क्या है, आई में है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। दो हो गए, ए हो गया। बी में बेल की डेफिनेशन दी गई है, सी में बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस की डेफिनेशन दी गई है, डी में बेल बॉन्ड की डेफिनेशन दी गई है, ई में बॉन्ड की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, हो गया। अब बी वाले को हो गए कंप्लीट ई तक। अब आते हैं ई के बाद क्या आएगा, एफ में है, हमने कहा था आपको 2 का एफ याद करना पड़ेगा कि एफ में चार्ज है, और एफ के बाद जी है, जी में हमने आपको बताया था जी और ओ गो करके मैंने एक बनाया था ना, जी का मतलब है कॉग्निजेबल ऑफेंस, ओ का मतलब है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, तो हमारा जी भी हो गया। जी के बाद आते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच में अब हमारे पास देखो चार्ज हो गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो गया, एक और सी से था, वो था कंप्लेंट, तो एच से क्या हो गया, कंप्लेंट हो गया। इसके बाद हम आगे जब बढ़ते हैं, एच के बाद आई आते हैं, तो आई अभी मैंने बताया ए आई से जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आई भी हो गया। फिर आते जे, हमने कल एक और ट्रिक बताई थी जस्टिस करके, जे से जस्टिस कहाँ बैठते हैं, हाई कोर्ट, तो जे में किसकी डेफिनेशन दी गई है, हाई कोर्ट में। जे के बाद आते हैं के और एल, इसमें के आपको याद करना पड़ेगा, के में इंक्वायरी है और एल इंक्वायरी के पहले इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन डेफिनेशन क्लॉज में बाद में इन्वेस्टिगेशन आता है, तो एल में क्या हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया। एल के बाद आते हैं के एल एम में मैंने बताया था ट्रिक, मजिस्ट्रेट क्या करता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग करता है, न्यायिक कार्रवाइयां करता है, तो एम में जुडिशियल प्रोसीडिंग। एम के बाद एन आता है, उसमें लोकल जुरिडिक्शन दे रखा है, कुछ चीजें याद भी करनी पड़ेंगी, लोकल जुरिडिक्शन हो गया। एम एन ओ, फिर ओ आते हैं, ओ में हमने आपको बताया था कि जी में कॉग्निजेबल ऑफेंस है और ओ में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की डेफिनेशन दी गई है। ओ के बाद आते हैं एम एन ओ के बाद आते हैं हम किस में आएंगे, पी में आएंगे। तो पी में आते हैं, तो पी में जैसे ही पहले डेफिनेशन आते हैं तो नोटिफिकेशन होगा, पी में नोटिफिकेशन है। फिर पी के बाद क्यू में हमने बताया था क्यों किया मैंने ऑफेंस, तो क्यू में क्या है, ऑफेंस दे रखा है। पी क्यू आर याद करिए, ऑफिसर का जो लास्ट में आर है हमने जोड़ा था, तो आर में क्या, ऑफिसर इंचार्ज, ठीक है, पुलिस स्टेशन। उसके बाद आर के बाद आते हैं एस में हमने बताया था स्थान से याद करना है, स्थान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेस, तो एस में स्थान। टी लास्ट में टी रिपोर्ट में आता है, स्टेशन में नहीं आता, याद रखना, टी किस में आता है, रिपोर्ट में आता है, स्टेशन में नहीं आता है, तो टी में क्या होगा, पुलिस रिपोर्ट। और टी के बाद आता है यू में पुलिस रिपोर्ट के बाद क्या आएगा, पुलिस स्टेशन। और वी में आएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिर वी के बाद डब्ल्यू में आएगा सब डिवीजन, फिर एक्स वाई जेड लास्ट के रहते हैं, एक्स में सम्मन, वाई में विक्टिम और जेड में वारंट केस। यहाँ पे हमारा सेक्शन 2 का जो सब क्लॉज 1 था, जो डेफिनेशन क्लॉज बताता है, वो खत्म हो चुका है। अब कह रहा है सेक्शन 2 का सब क्लॉज 2, सेक्शन 2 का सब क्लॉज 2 कहता है, सेक्शन 2 का सब क्लॉज 2 कहता है कि कोई भी ऐसा पद है जो यहाँ डिफाइन नहीं है, अगर इसके अलावा इतनी सारी डेफिनेशन दे दी है, यहाँ डिफाइन नहीं किया गया है, कोई भी ऐसा शब्द आता है, लेकिन उसकी डेफिनेशन कहाँ दी गई है, आईटी एक्ट में, आईटी एक्ट 2000 में उसकी डेफिनेशन दी गई है, या बीएनएस में उसकी डेफिनेशन दी गई है 2023 में, या बीएनएस में जो डेफिनेशन दी गई है, तो उसका अर्थ यहाँ पे भी वही निकाला जाएगा। तो ये हमारा सेक्शन 2 कंप्लीट हो गया। अब हम चैप्टर की बात फिर से आएंगे। चैप्टर 1 में हमने बताया था कि सेक्शन 1 से लेकर 5 तक की चीजें दी गई हैं, तो सेक्शन 2 तक तो हमारा हो गया। अब बच क्या रहा है, 3, 4 और 5। तो हमको ज्यादा कुछ तो नहीं याद करना है, छोटा सा सेक्शन थोड़ा बहुत देख लेना है कि सेक्शन 3 निर्देशों की बात करता है, डायरेक्शंस की बात करता है, ठीक है। सेक्शन 4 कहता है कि भारतीय न्याय संहिता, ये जो सीआरपीसी है ना, ये बीएनएसएस है ना, ये किस पर अप्लाई होगा, किसका विचारण के लिए अप्लाई होगा, किसके ट्रायल के लिए, तो
तो ये बताता है बीएनएस में दिए गए अपराधों के लिए और अदर लॉस के लिए भी इसके विचारण का प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। तो कुल मिला के सेक्शन 4 हो गया। और फिर सेक्शन 5 जो दे रखा है वो व्यावृत्ति शब्द को बताता है, यानी सेविंग क्लॉज बताता है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अगर चैप्टर 1 आप लोगों को समझ में आ गया हो तो कमेंट जरूर करें